गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू इन टूडेज लेक्चर ऑफ रिएक्टिव डिस्टिलेशन बेसिक्स। आज हम काफ़ी ज़्यादा एडवांस टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो है मेरा रिएक्टिव डिस्टिलेशन। हम ये समझेंगे कि रिएक्टिव डिस्टिलेशन होता क्या है, इसके लिए कौन कौन से सेटअप की रिक्वायरमेंट होती है, कहाँ पे इसको अप्लाई किया जाता है एंड वेरियस अदर थिंग्स विद रिस्पेक्ट टू सेम। सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्टिलेशन। सो डिस्टिलेशन इज बेसिकली अ यूनिट ऑपरेशन जहाँ पे दो या फिर उससे ज़्यादा कंपोनेंट्स के मिक्सचर को 100% प्योरिटी में एक दूसरे से सेपरेट आउट किया जाता है। इसके लिए यहाँ पे ये मैंने एक बेसिक सेटअप दिखाया हुआ है जहाँ पे ये आप देखिए केटल है, केटल के ऊपर टावर है, टावर के अंदर आपकी पैकिंग्स होती हैं, वो रैंडम भी हो सकता है, स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है। मटेरियल को यहाँ पे लेके आप हीटअप करते हैं तो टावर के थ्रू ये पास करते हुए ऊपर वेपर लाइन से कंडेंसर्स में जाता है। कंडेंसर में यूटिलिटीज़ दी रहती हैं जिनका काम रहता है मटेरियल को ठंडा करना, और यहाँ पे ये रिफ्लक्सिंग जा रही है, टावर के अंदर मटेरियल कुछ बैठ जाता है, कुछ आपका डिस्टिलेट में आप कलेक्ट करते हो। रिफ्लक्सिंग कितना रखना है ये डिपेंड करता है कि आपको किस प्योरिटी का मटेरियल चाहिए, और कलेक्शन रिसीवर्स में आप पासिंग क्वालिटी लेते रहते हो। अब यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, मान लीजिए आपके दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, एक का बॉइलिंग पॉइंट 40 डिग्री है और दूसरे का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है। तो जब आप अपने इस कंपोजिशन वाले मटेरियल को बॉयल करोगे तो आपका जो लो बॉइलिंग कंपोनेंट है, मींस पहले जो भी आपका मटेरियल दोनों आपके बॉयल होंगे, दोनों आपके वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, लेकिन जो वेपर फॉर्म में कंपोजिशन होगा वो आपका लो बॉइलिंग कंपोनेंट का ज़्यादा होगा विद कंपैरिजन टू हाई बॉइलिंग कंपोनेंट। और जब आप इसको टॉप में रिफ्लक्सिंग घुमाते रहते हो तो आपका लो बॉइलिंग बिल्कुल पासिंग फॉर्म में आपको टॉप से कलेक्शन मिलने लग जाता है। सो इस तरीके से पूरा का पूरा डिस्टिलेशन आपका वर्क करता है। ज़्यादा डिटेल में मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ बिकॉज सेपरेट लेक्चर इस टॉपिक के ऊपर काफ़ी सारे अवेलेबल हैं। अगर हम बात करते हैं मेन ड्राइविंग फोर्स क्या होता है डिस्टिलेशन में, तो याद रखिएगा इसमें मेन ड्राइविंग फोर्स होता है आपका हीट ट्रांसफ़र और मास ट्रांसफ़र। मास ट्रांसफ़र इसलिए कि जो भी टेम्परेचर आपका मास ग्रेडियंट्स होते हैं, इक्विलिब्रियम जो कंडीशन होती है वो अचीव करने के लिए आपका जो मास ग्रेडियंट्स है उसके हिसाब से आपका मास ट्रांसफ़र होता रहता है। एंड सेकेंड आप होता है आपका हीट ट्रांसफ़र ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंसेस। सो ये दो बेसिक फोर्सेज हैं, हीट ट्रांसफ़र और मास ट्रांसफ़र, जिसके ऊपर पूरा का पूरा डिस्टिलेशन सेटअप आपका वर्किंग करता है। अब अगर बात करते हैं रिएक्टिव डिस्टिलेशन की, तो जैसा कि आपका नाम सजेस्ट कर रहा है रिएक्टिव डिस्टिलेशन, कि आपको एक ही जगह पे रिएक्शन भी हो रहा है और डिस्टिलेशन भी हो रहा है। अगर आप इसका सेटअप देखेंगे तो बेसिकली इसमें एक टावर होता है जहाँ पे एक जोन होता है जिसको हम बोलते हैं रिएक्शन जोन। यहाँ पे जो भी दो कंपोनेंट्स जिनका आपको रिएक्शन करवाना है उसको बेसिकली यहाँ पे फीड किया जाता है और यहाँ पे आपका रिएक्शन कंप्लीट होता है। जैसे ही ये रिएक्शन कंप्लीट होता है, टावर में ऊपर और नीचे आपकी ट्रेस दी गई हैं, वहाँ पे आपको सेपरेशन मिलता है और आपको पासिंग क्वालिटी का मटेरियल आप यहाँ से कलेक्ट कर लेते हो। जो पैकिंग्स हैं उनका सिलेक्शन डिपेंड करेगा कि किस तरीके का मटेरियल आप अंदर यूज़ कर रहे हो। ज़्यादा डिटेल के लिए मैं आपको नेक्स्ट डायग्राम में क्लियर करता हूँ। ये बेसिक सेटअप है आपका एक्सट्रैक्टिव ये रिएक्टिव डिस्टिलेशन का। ये जो इसमें दो कंपोनेंट्स हैं ए और बी, इन दो कंपोनेंट्स को आप ऐड कर रहे हो टावर में। ये जो बीच वाला जोन है, इस जोन को आप देखिए बोला गया है रिएक्टिव सेक्शन। यहाँ पे ये दोनों कंपोनेंट्स ए और बी एक दूसरे के साथ में रिएक्ट होंगे और रिएक्ट होने के बाद में यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स फॉर्म करेंगे सी और डी। जो आपका सी वाला प्रोडक्ट है वो टॉप से आप पासिंग फॉर्म में कलेक्ट कर लोगे और जो डी वाला प्रोडक्ट है वो आप बॉटम से पासिंग फॉर्म में कलेक्शन लेते हो। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो रहती है वो ये रहती है कि ये रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा फास्ट होनी चाहिए। ए और बी जैसे ही आपने रिएक्टिव जोन में डाला तुरंत ये दोनों रिएक्ट करके अपने प्रोडक्ट्स फॉर्म कर देने चाहिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका रिलेटिव वोलेटिलिटीज़। जो भी कंपोनेंट्स इसमें प्रेजेंट हैं, इसमें दो जानने वाली चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट हैं कि ए और बी ये जैसे ही रिएक्ट करके सी और डी बनाता है तो जो कंपोनेंट्स मेरे को डिस्टिल आउट करने हैं उनकी रिलेटिव वोलेटिलिटीज़ बिल्कुल एक्सट्रीम में होनी चाहिए ऑफ ऑल कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द कॉलम, मीन्स ए बी सी और डी। अगर मैं इनकी रिलेटिव वोलेटिलिटीज़ की बात करता हूँ तो सी की रिलेटिव वोलेटिलिटी सबसे कम होनी चाहिए, आफ्टर दैट
C की रिलेटिव वोलेटिलिटी मस्ट बी ग्रेटर देन दैट ऑफ A, देन A की रिलेटिव वोलेटिलिटी मस्ट बी ग्रेटर देन दैट ऑफ B एंड B की रिलेटिव वोलेटिलिटी मस्ट बी ग्रेटर देन दैट ऑफ D। मीन्स रिलेटिव वोलेटिलिटी सबसे ज़्यादा है आपकी C की, मतलब C का बॉइलिंग पॉइंट आपका सबसे कम है। ये कंडीशंस हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अब इसमें है क्या कि अब आप बात करेंगे कि रिलेटिव वोलेटिलिटी जो A की है वो B से ज़्यादा है, लेकिन जो फीडिंग कर रहे हैं वो B की ऊपर से कर रहे हैं और A की नीचे से कर रहे हैं, ऐसा क्यों? तो इसमें बेसिकली होगा क्या कि जैसे ही आप इस टावर में एक कंपोनेंट को फीड करेंगे, एक कंपोनेंट आपका लेस वोलेटाइल है देन B, तो ये आपका वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होकर ऊपर की तरफ मूव करेगा, और B की रिलेटिव वोलेटिलिटी विद कंपैरिजन टू A कम है, तो B आपका नीचे की तरफ मूव करेगा। और ये जो रिएक्टिव जोन है, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपका रिएक्शन होगा। जैसे ही आपका रिएक्शन होता है, इमीडिएटली आपका C और D कंपोनेंट यहाँ पे जनरेट होते हैं। जो C कंपोनेंट है, इसकी रिलेटिव वोलेटिलिटी आपकी सबसे ज़्यादा है, तो C कंपोनेंट इमीडिएटली टॉप से यहाँ पे कलेक्शन में आपको मिलने लग जाएगा, और जो D कंपोनेंट है इसकी रिलेटिव वोलेटिलिटी सबसे कम है। मीन्स ये आपका हाई बॉयलर है, तो ये आपको यहाँ से नीचे के जोन में आपको यहाँ से कलेक्ट करके आपको D कंपोनेंट बॉटम से मिलने लग जाता है। अब ये जो टॉप वाला कंपोनेंट है, इसको हम बेसिकली बोलते हैं, जहाँ पे फीड B जा रहा है, इससे ऊपर वाला जो सेक्शन है इसको हम बोलते हैं बेसिकली रेक्टिफाइंग सेक्शन, और जो फीड A से नीचे वाला सेक्शन है इसको हम बोलते हैं स्ट्रिपिंग सेक्शन। जो रेक्टिफाइंग सेक्शन है, इसमें टॉप वाला जो प्रोडक्ट है, मीन्स आपका प्रोडक्ट C, ये आपका एनरिच होके प्योर फॉर्म में आपको मिलता है, और जो नीचे वाला कंपोनेंट है यहाँ पे आपका लो बॉइलिंग कंपोनेंट, मीन्स प्रोडक्ट C को स्ट्रिप ऑफ किया जाता है, और जो हाई बॉयलर है वो मेरे को बॉटम से, मीन्स D, ये मेरे को बॉटम से कलेक्ट होके यहाँ पे पासिंग फॉर्म में मिलता है। इसीलिए इस सेक्शन को हम बेसिकली बोलते हैं स्ट्रिपिंग सेक्शन। ये कंडेंसर का काम आपका नॉर्मल जो भी वेपर्स जा रहे हैं उसको ठंडा करना। ये रिफ्लक्स ड्रम का यहाँ पे यूज़ किया गया है। रिफ्लक्स ड्रम के बाद में पंप लगा के आप टावर में रिफ्लक्सिंग की गई है। यहाँ पे ये नीचे देखिए, ये वी बॉयलर दिया गया है जस्ट मटेरियल को हीट आउट करने के लिए। सो ये आपका बेसिक सेटअप हो गया रिएक्टिव डिस्टिलेशन का। अब अगर हम बात करते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के, तो याद रखिएगा कि रिएक्टिव डिस्टिलेशन में आपको बेसिकली रिएक्शन भी करवाना है और डिस्टिलेशन भी करवाना है। तो अगर आप नॉर्मल सिनेरियो पे जाएंगे तो आपको एक रिएक्टर लेना है, उसके ऊपर कंडेंसर्स लगाने हैं, आपने वहाँ पे पूरा का पूरा रिएक्शन करवाया और उस फिर रिएक्शन वाले मास को आप डिस्टिलेशन में लेके जाओगे। मीन्स आपको वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। लेकिन अगर आप रिएक्टिव डिस्टिलेशन के फंडे पे काम करोगे तो आपको एक सिंगल टावर में सारा का सारा काम हो जा रहा है। मीन्स इक्विपमेंट वाइज ये काफ़ी ज़्यादा इक्विपमेंट्स इसमें रिड्यूस हो जाते हैं। मीन्स इसके जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो काफ़ी कम आएगा। जो नॉर्मल डिस्टिलेशंस होते हैं उनके केस में एनर्जी कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा होता है, बट अगर आप जस्ट एक टावर के अंदर अपना पूरा काम चला रहे हो तो ये जो आपका लगने वाला यूटिलिटी कंजम्पशन है वो आपका काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। इसका जो मोड ऑफ ऑपरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी है। जस्ट फर्स्ट टाइम आपको एक बार अपने टावर को सेट कर देना है, आफ्टर दैट ये कंटिन्यू आपका चलता रहेगा, आपको इसमें बिल्कुल भी देखने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस के, तो इसका पहला डिसएडवांटेज ये है कि जो रिलेटिव वोलेटिलिटी होती हैं आपके कंपोनेंट्स की, वो ऐसी होनी चाहिए कि रिएक्शन जोन में ही आपका रिएक्शन इमीडिएटली जो भी आपने रिएक्टेंट्स डाले हैं वो वहीं पे कंज्यूम होकर ख़त्म हो जाने चाहिए। मीन्स रिएक्शन आपका काफ़ी ज़्यादा फास्ट होना चाहिए, रिएक्टेंट्स गए नहीं और प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। जो टेम्परेचर आपका रिक्वायर होता है रिएक्शन के लिए और जो सेपरेशन के लिए, वो आपके कई बार ऐसा रहता है कि आपको चैलेंजेस मिलते हैं कि वो आपके डिफरेंट होते हैं, तो आपको वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम आता है। इसके लिए आपको प्रॉपरली डिज़ाइंड कॉलम का रिक्वायरमेंट होता है, बिकॉज अगर आपका जो कॉलम है, नॉर्मल डिस्टिलेशंस के भी केस में आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि अगर आपका कॉलम प्रॉपरली डिज़ाइन नहीं है तो आपको सेपरेशंस नहीं मिलता है, और इस केस में तो आप रिएक्शंस और डिस्टिलेशन दोनों वहीं पे करा रहे हैं। तो आपका जो टावर है वो प्रॉपर तरीके से डिज़ाइंड होना चाहिए, बिकॉज अगर डिज़ाइनिंग एरर होगा तो आपको किसी भी तरीके से सेपरेशन मिलने वाला नहीं है। एंड लास्ट की जो रिएक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होनी चाहिए, अदरवाइज अगर आपकी रिएक्शन स्लो होगी तो आपको जो नंबर ऑफ ट्रेज हैं वो आपको इंक्रीज करनी पड़ जाएंगी, जिसकी वजह से आपका जो टावर है वो काफ़ी ज़्यादा टॉल होता चला जाएगा। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको हमेशा
ध्यान में रखनी है रिएक्टिव डिस्टिलेशन के सेटअप को सेलेक्ट करते टाइम। सो होप आपको आज का मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में आई विल बी बैक विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।